Good morning, Balaks, and welcome back to Ganit Math for JEE with me, अंकित मित्तल। तो आज हम शुरू करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक आपके क्लास 11th का मेजर पोर्शन कवर करता है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें स्ट्रेट लाइन। टोटल 5 टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। शुरुआत करेंगे रेखा से। कहानी किसकी है? रेखा की, जिसको आप सब जानते हो। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट से करेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब कि भाई किसी पॉइंट को आप क्या करना चाह रहे हो, कहीं फिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है, या उसकी लोकेशन पता करना चाह रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने बोला इस पेन का लेंथ बताओ, तो आपने बोला इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर होता है, तो आपने क्या ले लिया, बेंचमार्क ले लिया, दिस इज 1 सेंटीमीटर। इसका 5 टाइम्स विल बी या 6 टाइम्स विल बी 6 सेंटीमीटर। हो सकता है इस पेन का लेंथ फिर आप बोलो 6 सेंटीमीटर, तो आपने कहीं बेंच मार्किंग करी। ऐसे ही बेंच मार्किंग हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे, जिसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। बेसिकली 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है ऑब्लिक, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। शुरुआत करेंगे कार्टेशियन, जो हमारे कोर्स में है फॉर्मली वो सिर्फ यही है, तो इसी से शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, एक ये लाइन ली जिसे हमने बोला एक्स एक्सिस, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ली जिसे हमने बोला वाई एक्सिस। क्लियर? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्या बोला, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां से शुरुआत होने वाली है, ठीक। इसके बाद हमने बोला इस 2D प्लेन में अगर किसी भी पॉइंट को से इसको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हमने बोला इससे शुरुआत कर देते हैं, से ऐसे। ये हो गया 1 2 3 4 यूनिट्स तक कुछ गया। इधर से जाना शुरू हुआ ऐसे 1 2 3 4 से। अब अगर इसकी पोजीशन देखें तो हम ऐसे इसको मेजर करेंगे कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले 4, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4,4। ठीक, पहला वाला जो होगा ये x का कोऑर्डिनेट मींस x के अलोंग कितना चले, दूसरा वाला y के अलोंग कितना चले। अब इसी में हो सकता है कोई नीचे आता या कोई लेफ्ट में जाता, तो इसको हम नेगेटिव रख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी -1 -2 -3 एंड सो। तो अगर मान लीजिए कोई बोलता है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलते ये लाइंस और ये लाइंस ड्रॉ करिए। तो ये क्या होगा, x में कितना चले -3, y में कितना चले, ठीक। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट लिखते, तो आप देख सकते हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। बहुत सारे बच्चों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक है, ठीक। अब इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, पहला x कोऑर्डिनेट जो होता है, से कोई भी एक पॉइंट है P अल्फा बीटा, इसमें जो अल्फा होगा इसको या तो आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट, या फिर इसको आप बोलोगे एब्सिसा। इसके 2 नाम हैं। और जो दूसरा y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको आप बोल देते हो ऑर्डिनेट। तो पहली जो चीज है आपको ध्यान रखने वाली वो ये है, ठीक। दूसरा चीज, आपको कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोला जाएगा, आप एज्यूम कर लो कोई एक पॉइंट। तो एज्यूम करते समय क्या प्रॉब्लम होती है, तो सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है कि भाई एज्यूम अ पॉइंट, एज्यूम अ पॉइंट जनरली तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा भाई कोई भी एक पॉइंट है P अल्फा बीटा, इसी में थोड़ा सा चेंज होगा। अगर ये पॉइंट हो गया x एक्सिस पे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ये हो जाएगा अल्फा 0, ठीक। y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस
y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगर आपको एज्यूम करना है पॉइंट y एक्सिस पे, तो वो पॉइंट क्या होगा? 0, बीटा। ठीक है क्या? ये पॉइंट क्या होगा? 0, बीटा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, तो आप उसको -α, 0 लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल α, 0 लो, अपने आप अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और वो क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। यहां पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, यहां x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसे बोला गया सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां दोनों नेगेटिव, इसे बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहां x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसे बोला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई बात? 4 क्वाड्रेंट होंगे। ठीक, 1 2 3 4। तो अगर आपको देखा जाए इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम में ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है कि भाई कोई 2 पॉइंट दे दिए गए पी क्यू, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें। तो उससे हम बोल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, जहां पे भी आपको लग रहा है डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, पॉज करो, वापस देखो। ठीक, अब वापस से एक एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है जी, P और Q से P का कोऑर्डिनेट क्या था? x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। इन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, और इसका पूछा गया लेंथ कितना होगा, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। मैंने ये पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचे, ये हो गए 90 डिग्री पे। बोलो तो ठीक है क्या? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट को मैं A नाम दे दे रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप x एक्सिस में कितना चले A तक जाने के लिए? ये पूरा, इसका मतलब x2, और y में कितना चले? y1, इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब आप निकालने वाले हो PQ, बट PQ निकालने के लिए आपको ये दिख रहा होगा कैसे निकाल सकते हो भाई, ये लेंथ मिल जाए, ये लेंथ मिल जाए, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए जो कि होगी इसमें कुछ इस तरीके की, ये लगाने के लिए आपको AP और AQ चाहिए। AP AQ आप सिंपली मेजर कर सकते हो। AP कितना होगा, ध्यान देना, ये पूरा माइनस ये पूरा, दैट इज यहां पे x2 बड़ा है x1 से, मॉड की जरूरत नहीं है, बट अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो बाद में हमको x1 बड़ा x2 बड़ा इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। ऐसे ही AQ देखो, AQ कितना होगा, ये पूरा माइनस ये पूरा, मीन्स ये पूरा y2 और इसमें से y1 माइनस कर दो, फिर से मॉड लगा दिया, जिससे कि y2 बड़ा है y1 बड़ा है, ये चक्कर ही ना रहे। अब लगा दो पाइथागोरस, तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब मॉडुलस लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक ही चीज होती है।
मॉडुलस यहाँ लगा है नहीं लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को क्या बोल दिया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस, इसी को क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपल है, लो जी, बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आप इसे यूज 1 लिख लो चाहे, कि भाई पहला जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके का आएगा। वो क्या आएगा कि भाई 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, 2 पॉइंट है ए और बी और एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है पी। पी ए लेंथ और पी बी लेंथ में कोई रिलेशन दिया होगा, हो सकता है ये दिया हो सकता है पी ए बराबर कुछ 2 टाइम्स पी बी 3 टाइम्स पी बी ऐसा कुछ दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पी और पी बी में अगर रिलेशन दिया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। दूसरा जो आएगा आपको क्वेश्चन कैटेगरी, वो आएगा कोलिनियरिटी से रिलेटेड, कि भाई 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और ये तीनों कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, सिर्फ कोलिनियरिटी के केस में ही ये सेटिस्फाई करेगा। बोलो, समझ में आता है? इसका मतलब ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, मीन्स इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों में। ऑल दो कोलिनियरिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो स्लोप से ज़्यादा आसानी से होंगे, इसलिए ये जो कैटेगरी है इसका क्वेश्चन हम स्लोप से ही करेंगे। तीसरा एक और जो कैटेगरी आता है वो है दैट इज रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे 4 वर्टाइसेस दे दी ए बी सी डी और बोला गया बताओ ये स्क्वायर बनाएगा रेक्टेंगल बनाएगा। तो आपको बेसिक ज्योमेट्री पता है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऐसे ही ट्राइंगल का केस होगा तो हो सकता है बोलेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल। ये बेसिक चीजें हैं जो आप 9th-10th में पढ़े हो। अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है या क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसमें भी एक थोड़ा आसान तरीका जो आएगा वो स्लोप से आएगा, इसलिए इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पे आसानी से डिस्कस होंगे। तो जो आपकी मेजर कैटेगरी है वो यही वाली है जो यहाँ पे क्वेश्चन देगी आपको। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए भाई, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पॉइंट है P, वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, तो पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। अब बताना इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, सॉल्व कर रहे हैं। किसी को तेज लग रहा है पॉज करो, आराम से 2 मिनट लो, सॉल्व करो अपने आप से, सिंपल चीज है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में आया था स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट आया था ना, तो मैं ज़्यादा अच्छा है, मेरे को पता है सॉल्व करने में जो आसानी होगी वो इसकी हो जाएगी, तो मैं रादर देन डूइंग दिस ये कर लेता हूँ। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। P और A के बीच में x माइनस, मैंने बोला था x2 x1 किससे बड़ा है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा दिया था, और स्क्वायर होने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं फिर, है ना। तो अब कौन किससे बड़ा है छोटा है इससे मेरे को फर्क पड़ता नहीं, तो ये x2 माइनस x1 और दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, पी बी का स्क्वायर
ये हो गया ऐसा, ठीक है क्या। अब इसको एक्सपैंड कर लो, देखो कैलकुलेशन कैसे होगी जल्दी जल्दी। ये क्या है, दिस स्क्वायर प्लस ये माइनस ए का स्क्वायर, ये माइनस ए का स्क्वायर, देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से वाई स्क्वायर आएगा, आएगा क्या, यहां से ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा, यहां से बी माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और माइनस 2ab ये आएगा, ये आएगा, ठीक है क्या। राइट साइड में देखो क्या क्या आएगा, सिमिलर सी चीजें हैं भाई, बिल्कुल सेम सा है। तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा, ठीक। सबके स्क्वायर्स तो आएंगे इंडिविजुअल्स के, माइनस 2x माइनस 2y देखो तो अब आपको दिख रहा है ये और ये तो सेम है, काट दो, ये तो पूरी लाइन गई गई क्या। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स वाले सारे चीज़ें एक तरफ कर लो, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो माइनस को तो भूल जाओ, 2 को भी भूल जाओ, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी इधर जाएगा तो क्या बन गया 2b प्लस y को देखो इकट्ठा करो, y को देखो इकट्ठा करो, यहाँ पे b माइनस है और यहाँ से आया माइनस, तो ये क्या हो गया bx इज इक्वल टू ay, यही क्या हो गया मेरा इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो bx इक्वल टू ay, अब देखें तो जरा, एक तो ये समझ में आ रहा है, ये तो क्लियरली दिख गया क्या। अच्छा एक और अब देखते हैं कि भाई क्या और कोई है। ax इक्वल टू by तो सिंपली रूल आउट हो गया क्योंकि bx इक्वल टू ay हो गया। ये जो c है इसमें bx इक्वल टू ay रख के देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बचा ये, क्या मैं ab को यहां रखूं तो क्या होगा b इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू बी, कर गया क्या सेटिस्फाई। इसका मतलब p कैन बी अ पॉइंट ऑन दिस, तो ये भी करेक्ट। तो अगर ये सिंपली सब्जेक्टिव होता तो सिर्फ ये आंसर होता। मल्टीपल करेक्ट में 2 ऑप्शन होंगे बी और डी। मल्टी करेक्ट हमेशा ट्रिकी होंगे, ध्यान से करना। तो ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यही है हमारे सिलेबस में कार्टेशियन सिस्टम। जो ऑब्लिक सिस्टम है, जो पोलर सिस्टम है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ऑब्लिक सिस्टम हम थोड़ा सा पढ़ेंगे या बता दूंगा मैं, बट वो बिल्कुल भी पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। देखो क्या है इसमें, देखिए जी, इसमें क्या है, इसमें ये 2 लिए गए x और y, बट ये 90 डिग्री ना लेके कोई एक एंगल ओमेगा या थीटा पे ले लिया गया, ठीक। तो अगर मैं इसमें कोई भी पॉइंट P को प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो इसमें कैसे डिस्टेंसेस लिए जाएंगे, ध्यान देना। एक लाइन खींची गई इसके पैरेलल, y के पैरेलल, और एक लाइन खींची गई x के पैरेलल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये y हो जाएगा और ये जो होगा ये x हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा ओमेगा पे कि कितना ओमेगा है, उस हिसाब से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक। ये ना तो हमारे कोर्स में है और ना हमें कहीं यूज़ होता, ठीक। बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई इसमें फ़र्क क्या है। वहाँ पे एंगल 90 था, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, 45, 50, 60, ठीक है। अब एक और पढ़ेंगे हम पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम हमारे सिलेबस में तो फॉर्मली नहीं है, बट हमारे क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से सुनना। अगर आपने सोचा हो तो सोचो तो pxy लिखते थे, इसका मतलब 2 वेरिएबल चाहिए थे x और y, ठीक है ना। x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस।
अब हम इसको क्या बदल देंगे कि एक नया वेरिएबल ले आएंगे r और एक और नया वेरिएबल ले आएंगे थीटा। वो डिस्टेंसेस हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना। अब हमने क्या किया, हमने बोला ये एक रेफरेंस लाइन ले ली, ठीक है, ये x हो गया और ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक। और अगर कोई भी एक पॉइंट को से ये P को हमको डिनोट करना है तो हम क्या बोलते हैं, इससे इसका नापो डिस्टेंस, ठीक है, और ये एंगल लो, यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमने इस बार डिस्टेंसेस अलोंग एक्स एंड वाई ना लेके क्या ले गया, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस और ये जो रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस, इससे कितना एंगल बना रहा है। अब एंगल के भी कुछ कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर एंगल मेजरमेंट। ये क्या कहता है कि भाई अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये तो पता था ना, ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर आप गए एंटी क्लॉक तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव एंगल्स। और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप आए नीचे की तरफ, मींस एंटी क्लॉक, सॉरी, अगर गए एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव और इधर क्लॉकवाइज आए तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे 60 डिग्री जाऊंगा तो ये हो जाता प्लस का 60 डिग्री, बट अगर मैं नीचे की तरफ आया होता तो ये जो हो जाता, ये हो जाता माइनस का 60 डिग्री, ठीक। तो कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक चले, एंटी क्लॉक चले तो एंगल पॉजिटिव मेजरमेंट, क्लॉक चले नेगेटिव मेजरमेंट। तो ये जो भी पॉइंट आएंगे किसके टर्म्स में आएंगे, ये डिस्टेंस के और ये एंगल के, ठीक। एंगल आपको समझ में आ गया, मेजरमेंट कैसे लेते हैं। आर का भी कुछ नाम है, इसका नाम है एल्जेब्राइक डिस्टेंस, या फिर इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है एक तरीके से, कि ये डायरेक्शन स्पेसिफिक है या फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, और इसको हम कोरिलेट करेंगे अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से, अपने आप समझ में आता जाएगा। देखिए, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, ठीक है, से 1,1, ठीक। अब अगर मैं इसे पोलर सिस्टम में लिखता तो कैसे लिखता, ये किस में है, एक्स वाई सिस्टम में, ठीक। तो ये ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है क्या। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसी बनती है मेरी, थोड़ी सी जलेबी जैसी, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस। तो OP कितना हो गया, OP कितना हो गया, पाइथागोरस लगा लो या डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो 0 0 है, बताने की जरूरत है क्या, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एंगल निकालो, ये कैसे निकालोगे, ये पता है, ये पता है,
एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, वाई कोऑर्डिनेट इज 1, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं इसी को लिखता पोलर फॉर्मेट में तो ये क्या हो जाता, P इज रिटन एज √2 कॉमा थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। स्टैंडर्ड इज कि रेडियन में लिखा जाए, स्टैंडर्ड क्या है, रेडियन में लिखा। तो ये जो पॉइंट है √2 कॉमा π/4 हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, मैंने बोला था कि R कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, थीटा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, या R नेगेटिव का क्या मतलब है, R नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इसमें इस पॉइंट का इमेज ले लिया जाए, मींस ये पॉइंट। अगर R नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, आप इधर की तरफ जा रहे हो। R नेगेटिव का मतलब क्या है, आप इधर की तरफ जा रहे हो। ठीक, इसका मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, -√2 कॉमा π/4। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, R नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई इस पॉइंट का इसमें इमेज ले लो। ठीक, इसका मतलब अगर ये +√2 इधर था, π/4 ऐसे था, तो अब इसको बनाने के बाद इसमें इमेज ले लो, ये बन जाएगा R नेगेटिव का केस। ठीक, R कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर हो गई बात, R कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, अब देखो इसको अगर मेरे को वापस से लाना होता अपने सिस्टम ऑफ कार्टेशियन में, तो इसी को से P नहीं बोलते, इसे से Q बोल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया किसमें, पोलर फॉर्म। ये किसमें हो गया, पोलर फॉर्म। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको कार्टेशियन में लिखने वाला हूं। कार्टेशियन में देखो ध्यान से, कार्टेशियन में लिखने के लिए मुझे दो डिस्टेंसेस चाहिएंगे, एक तो ये और एक ये। बोलो तो, ध्यान देना। अब ये डिस्टेंस कितना है, √2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, √2 है। ये π/4 था तो ये भी π/4 होगा। लगाओ टेन थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा, देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4 लगाओ। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर निकालना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज √2। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप cos थीटा लगाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1। अब आप इधर चले 1, इधर चले 1, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव। ठीक है, क्या ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -1 कॉमा माइनस, ये क्या हो जाएगा -1 कॉमा -1। ठीक, इसका एक जनरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक, ये आपका थीटा है, ठीक है जी, ये R है। तो अगर ये R है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा R साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा R cos थीटा। मीन्स R थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू R cos थीटा कॉमा R sin थीटा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, अगर आपको R और थीटा पता था, फॉर एग्जांपल वापस पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, इसमें -2 कॉमा π/4, -√2 कॉमा π/4 डाल के देखते हैं यहां पे। ठीक है, R कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा।
आर कितना दिया हुआ है, एडवांस में कंफ्यूज करता है, और थीटा कितना दिया हुआ है। ठीक, तो आर थीटा किस में है, पोलर फॉर्म में। इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं तो ये आ जाना चाहिए। करो, आर की वैल्यू -√2 cos ऑफ π/4, बोलो, कॉमा -√2 साइन ऑफ π/4। ठीक है क्या, देख लो, cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2, आपका आंसर कितना आ गया, -1, -1। तो आप ये सिंपल सा एक रूल याद रखना चाहो तो ये रूल भी याद रख सकते हो। ये रूल होने वाला है, आर थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, कोई गलती नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका पोलर फॉर्म, बहुत जगह हम एक्स वाई की जगह आर थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये फॉर्मली सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन यूज करने में काम आएगा, इसलिए यूज होगा, याद रहना चाहिए। आर इज योर एल्जेब्राइक डिस्टेंस। आर क्या है, एल्जेब्राइक डिस्टेंस। बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर है, वेक्टर, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है ना, आर क्या है, वेक्टर है। और थीटा को मेजर करने का कन्वेंशन क्या है, थीटा को मेजर करने का कन्वेंशन क्या है कि भाई अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक गए तो कैसा पॉजिटिव, क्लॉक गए तो नेगेटिव। ठीक, ये दो चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एरिया का। एरिया क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, या मतलब किसी पॉलीगन का हो सकता है या फिर ट्राइंगल का हो सकता है। बट उसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑल्दो डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, ये क्या है, क्लास 12 के बड़े टॉपिक है, क्लास 12 के बड़े टॉपिक है। बट यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो भाई क्या है, ये जो स्क्वायर के नोटेशन है, ब्रैकेट, ये क्या है, मैट्रिक्स के। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 4 एलिमेंट, ये एक तरीके से पोजीशंस है। ये क्या है, पोजीशंस है। जो एरे पढ़ा है कॉम साइंस में, अगर किसी ने लैंग्वेज पढ़ी है थोड़ी बहुत बेसिक या C++ वगैरह कोई भी, तो उसको पता होगा एरे क्या होता है। ये क्या है, बेसिकली पोजीशंस बना दी गई। अब उन पोजीशंस में आप कोई वैल्यू डाल सकते हो और उन पे कोई ऑपरेशन करा सकते हो। तो अब पोजीशन कैसे डिफाइन करी गई, इसको बोला गया रो, मींस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको बोला गया रो और इनको बोला गया कॉलम। ठीक है, इनको क्या बोला गया, रो, इनको क्या बोला गया, कॉलम। तो अगर मैं इसको ऐसे नोट डाउन करूं कि भी पोजीशन के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, A11। ये जो पहला 1 है ये क्या है, कौन सा रो, जो दूसरा 1 है कौन सा कॉलम, कौन सा रो, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। बढ़िया है ना। तो आपने पोजीशंस के टर्म्स में पॉइंट्स को या लोकेशंस को फिक्स कर लिया। अब इसे हम लिख देंगे ऐसे 2/2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कितनी रो हैं और ये क्या है, कितने कॉलम। ठीक, तो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में बेसिकली आप पोजीशंस डिफाइन कर रहे हो। पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहे हो, इधर हॉरिजॉन्टल्स को आपने रो बोल दिया, वर्टिकल्स को आपने कॉलम बोल दिया। ठीक, अब एक टर्म होता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, बोलो, कॉमन सेंस है, बताओ। स्क्वायर मतलब क्या, ये बराबर, मीन्स ये वाले लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जो कॉलम के नंबर हैं जितने, उतने ही रो के नंबर हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। डिटर्मिनेंट क्या है, ये तो हो गई मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है फिर, इसको नोटेशन ऐसे दे देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ वैल्यू, corresponding to every square matrix। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी। ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू है। और वो वैल्यू क्या है, वो कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, बट ये पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, वो एक सिंपल स्केलर वैल्यू है, वो डिटर्मिनेंट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि निकालें कैसे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2x2 का, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा पहली चीज, इसका नोटेशन बदल जाएगा। डिटर्मिनेंट ए को नोट कराने का तरीका ये है, ठीक, ये ऐसा बार्स, मॉड्यूलस जैसा ऐसा लंबा डंडा, ये कोई नोटेशन नहीं, ये अपने आप में एक वैल्यू ही है, सॉल्व होके एक वैल्यू देगी। वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में इसको इससे, पहले इधर लेफ्ट टू राइट, A11 इंटू माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है क्या। तो ये क्या हो गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है 3x3 का, जो हमारे को ज़्यादा काम आएगा। तो अगर मेरे को कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, देखो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। बिल्कुल ऐसे यहां पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एक तरीका मैं बता रहा हूं अभी, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल दो तरीके और ज़्यादा होते हैं, या फिर डेफिनेशन और ज़्यादा अलग तरीके से आती है डिटर्मिनेंट की, वो 11-12 में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप जो हमारे को यहाँ काम आने वाला है वो ध्यान देना। इसके अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, यही लैंग्वेज याद रखना। किसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ठीक। तो जो पहला एलिमेंट है लिख दिया। अब ये जो पहला रो और पहला कॉलम है, जो यहाँ 1-1 लिखा है, इसको छुपा दो, ठीक है, ये छुपा दिया। अब बचा ये जो यहां करा था, सेम इसके साथ कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है क्या, यहां तो कोई डाउट। माइनस ये अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। सेकेंड एलिमेंट, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या, ध्यान देना। अब 2 और 1, सेकेंड रो छुप जाएगी, फर्स्ट कॉलम छुप जाएगा। क्या बचा, ये मींस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ, ठीक है। तो A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू
A13। ध्यान देना, पहला ये आया था प्लस दिस, फिर माइनस, थर्ड वाला फिर प्लस, ऑल्टरनेट आ रहा है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना। तो इस बार क्या होने वाला है? कॉमन सेंस से अपने आप बता सकते हो। तो इस बार हम A31 लिखेंगे, ठीक है। A31 लिखा तो थर्ड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बच गया? ये। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये क्या हो गया? A12 इंटू माइनस A22 इंटू, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है यही क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक, इतना चीज अभी याद रखना है, मेंस तक के लिए या एक बेसिक बिल्ड करने के लिए जरूरी है। अभी थोड़ा सा एरिया के बारे में पढ़ के फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इसकी, तो आपको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाएंगे वहां। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कि भाई एरिया कैसे निकाला जाए, ठीक है ना, या एरिया में इसका यूटिलाइजेशन क्या है। ध्यान देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। तो अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2, और सी का है, ठीक। तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ध्यान देना, इसको लिख सकते हो आप हाफ डिटर्मिनेंट 1 1 1, ठीक। ये पहला कॉलम 1 1 हो गया। अब इनमें से किसी भी ऑर्डर में लिख दो इन्हें। ये सेकंड कॉलम बनाएंगे x वाले, और जो थर्ड कॉलम बनाएंगे वो होंगे y। जो थर्ड कॉलम बना रहे होंगे वो क्या होंगे? y, ठीक है क्या। और इसका पूरे का मॉडुलस, इसका पूरे का क्या? मॉडुलस। मॉडुलस का क्या रीजन है? कंफ्यूजन ना हो, लिख दे रहा हूं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस का क्या रीजन है? ध्यान देना, ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। अगर आपने ये ऑर्डर देखा, x1 y1 आया, फिर x2 y2, फिर x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कैसा ऑर्डर है? क्लॉकवाइज। तो ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। इफ ऑर्डर इज क्लॉक वाइज, ध्यान से नोट बना के लिख लेना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसी आएगी इस पूरे की? नेगेटिव, बट एरिया तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। वेक्टर की बात नहीं कर रहे, एरिया वेक्टर जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी हम सिर्फ सिंपल एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू पूरे की नेगेटिव आएगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इफ अगर इसी में आप क्या कहते, मैं ऐसे ना लेके ऐसे ले लेता, मींस x1 y1 की बाद ये लिख देता। देखो इसी में ऐसे ना लेके सबसे पहले से x2 y2 लिखता, फिर x1 y1, मींस ऐसा हो गया, ठीक। x2 y2 फिर x1 y1 फिर x3 y3। तो इफ द ऑर्डर इज एंटी क्लॉक, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है,
ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये जो ऑर्डर है x2 y2 x1 y1 x3 y3 ये ग्राफ में एंटी क्लॉक आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, मॉडुलस वहाँ रिडंडेंट हो जाएगा। बट अगर ये ऑर्डर क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। मॉडुलस इसीलिए लगाया गया कि एरिया तो पॉजिटिव होता है। बात समझ आई? सिंपल है। किसी को डाउट है दोबारा से देख लो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब तक ध्यान लगा रहेगा चीज़ें समझ में आती रहेंगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है ट्राइंगल के तो उनका एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं शूलेस मेथड। एक और मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं? शूलेस मेथड।